नेचुरल फिनोमिना है ना, चैप्टर का नाम है नेचुरल फिनोमिना। ठीक है, जिसमें अपन लाइट के बारे में पढ़ेंगे और दो नेचुरल फिनोमिना पढ़ने वाले, एक रिफ्लेक्शन और एक रिफ्रैक्शन। ठीक है, ओके। तो अपन ने जो लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था उसमें अपन लाइट की प्रॉपर्टी पढ़े थे। लाइट होती क्या है, लाइट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कि बीम से, रे से, कन्वर्जेंट बीम, पैरेलल बीम, डाइवर्जेंट बीम, ये सब का डायग्राम मैंने बना के दिखाया था आप लोग को, तो उसको आज बना भी लेते हैं कॉपी में। ठीक है, तो स्टार्ट करना लाइट की डेफिनेशन से। हेडिंग डाल लो लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टीज। लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टीज। लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टीज। इसमें लिखना लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी that provides sensation of vision. That provides sensation of vision. That provides sensation of vision. हमें देखने की शक्ति देती है। ठीक है, जैसे साउंड भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है which gives us the sensation of hearing, वैसे ही लाइट हमें देखने का सेंसेशन देती है। ठीक है, तो स्टॉप। some phenomena some phenomena some phenomena associated with some phenomena associated with lights are some phenomena associated with lights are image formation by mirrors, image formation by mirrors, जिसको अपन रिफ्लेक्शन बोलते हैं, है ना, image formation by mirrors, comma twinkling of stars, twinkling of stars। इसमें भी लाइट का एक फिनोमिना है जिससे हमें लगता है कि स्टार्स ट्विंकल कर रहे हैं, बट एक्चुअली में स्टार्स डू नॉट ट्विंकल। ऐसा हमें लगता है कि वो ट्विंकल कर रहे हैं, बट दे आर नॉट एक्चुअली ट्विंकलिंग। ठीक है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, कॉमा फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, कॉमा बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट। जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से लाइट ट्रैवल करे जाती है ना, उस फिनोमिना को हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं, और उस केस में लाइट अपने पाथ से थोड़ा बेंड हो जाती है। मतलब लाइट स्ट्रेट जा रही है, आफ्टर इट क्रॉसेस द मीडियम, जब उस मीडियम से बाहर आएगी ना तो वो टेढ़ी आएगी, मतलब स्ट्रेट नहीं आएगी। स्ट्रेट इन सेंस जिस पाथ से वो आ रही थी वो डेविएट हो जाएगी पाथ। ठीक है, उसको अपन बोल रहे हैं कि बेंडिंग ऑफ लाइट, और इस फिनोमिना को हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, कमिंग बैक या बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्शन, एंड पासिंग ऑफ लाइट या बेंडिंग ऑफ लाइट को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन। ठीक है, एक्सेट्रा। ठीक है, इसमें लिख लो एक्सेट्रा। नेक्स्ट लाइन में लिखना रे ऑफ लाइट, ऐसी छोटा सा सब हिंट डालो, रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट का क्या मतलब है, रे ऑफ लाइट आदित्य लिख रहा है ना? यस सर। इसमें हाइफन डाल के लिखो, इट इज अ लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ, इट इज अ लाइन, इट इज अ लाइन in the direction of movement of light. It is a line in the direction of movement of light. ठीक है, मतलब हम अपने लाइट को एक लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड दैट लाइन विल हैव एन एरो, और वो एरो बताएगा उसका डायरेक्शन कि लाइट किस तरफ मूव कर रही है। जैसे ये लाइट Yes, इधर sir. से इधर आ रही है, तो हम इसका डायरेक्शन बताने के लिए रे कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे रे, और एक एरो मेरी तरफ है which will show the movement of this light towards me. ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन में लिखना बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। बीम पहला हम जो लिखे हैं वो है रे, सेकेंड हम लिख रहे हैं बीम। ठीक है, तो बीम का मतलब होता है बंच ऑफ रेज। रेज क्या था, एक सिंगल लाइन,
अब बंच ऑफ रेज का मतलब क्या हो जाएगा, बंच ऑफ लाइंस, ठीक है, तो उसमें हाइफन डाल के लिख लो, द बंच ऑफ रेज ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज बीम, द बंच ऑफ रेज ऑफ लाइट is called beam of light, is called beam of light, ठीक है। तो उसको डाल के लिखना है इसमें, the beam can be parallel, the beam can be parallel, the beam can be parallel or convergent, or convergent or divergent, the beam can be parallel और कन्वर्जेंट, CONVERGENT, जहां एक पॉइंट पे आके मीट करेंगी सारी रेज, उसको अपन कन्वर्जेंट बीम बोलेंगे। और थर्ड क्या लिखे हैं, डाइवर्जेंट, अगर एक पॉइंट से निकल रही है लाइट्स बाहर की तरफ, वो एरो से समझ में आ जाएगा हमें डायरेक्शन, ठीक है। और डाइवर्जेंट, सॉरी बीम, ठीक है, तीनों का ड्रॉ करना डायग्राम, ये हो जाएगा आपका पैरेलल बीम, पैरेलल बीम, फिर ये हो जाएगा आपका कन्वर्जेंट बीम, एरोस बनाना प्रॉपर, ठीक है, और ये हो जाएगा डाइवर्जेंट बीम, दिस इज कन्वर्जेंट, दिस इज डाइवर्जेंट, और ये हो गया पैरेलल बीम, ठीक है। ready for draw? सर कैमरा ब्लैक हो गया है पूरा। नहीं, मुझे तो दिख रहा है यहाँ पे, आप एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करो फिर से। यस सर। ठीक है, चलो इसी में नेक्स्ट लिखना, सम प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट आर, नेक्स्ट लाइन में, सम प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट आर, अभी दिख रहा है क्या? यस सर। पहला प्रॉपर्टी लिखो, some properties of light are, first, it is an electromagnetic wave, it is an electromagnetic wave, बात की थी हमने इसके बारे में लास्ट क्लास में, कि लाइट इज नथिंग बट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक ही वर्ड है ये पूरा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बनाया था मैंने लास्ट क्लास में। तो इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, comma, so do not require a medium to travel, so do not require, it is an electromagnetic wave, so do not require a medium to travel, सन की लाइट को हम तक आने में कोई मीडियम थोड़ी ना चाहिए, चाहिए क्या, एक पाइप लगा है वहां, पाइप से ट्रैवल करके लाइट आ रही है, ऐसा तो नहीं है, तो इट डू नॉट रिक्वायर अ मीडियम, ठीक है, तो सो डू नॉट रिक्वायर अ मीडियम टू ट्रैवल। सेकेंड पॉइंट लिखना, पहला पॉइंट सबको क्लियर है ना, ओके, सेकेंड पॉइंट लिखो, इट टेंड्स टू ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, इट टेंड्स यानी कि उसकी टेंडेंसी है स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करने की, इट टेंड्स टू ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, it tends to travel in a straight line. Third लिखो, it has dual nature, it has dual, what do you mean by dual? तो dual सुने ना, वैसे dual, it has dual nature, that is wave as well as particle, wave as well as particle, wave as well as
पार्टिकल। देखो इन दोनों का मतलब क्या होता है समझना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो हम बोल ही रहे हैं ना ऐसे, तो वेव नेचर तो होगा भाई, वेव नेचर आई मीन टू से उसका एक टाइम पीरियड होगा। समझते हैं आप लोग टाइम पीरियड का मतलब? अगर मैं एक वेव ऐसा ड्रॉ करता हूँ, ध्यान से इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर मैं एक वेव ड्रॉ कर रहा हूँ तो इस वेव की एक टाइम पीरियड होता है। टाइम पीरियड मतलब जहां उसका रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो यहां से लेके या फिर यहां से लेके यहां तक फिर ये रिपीटेशन हो रहा है पूरा। आपको दिख रहा है एक जैसी तो वेव पूरी बनी हुई है ना, तो आप ये बोल सकते हो कि यहां से लेके यहां तक का एक ऑसिलेशन है और उसके बाद ये ऑसिलेशन रिपीट हो रहे हैं। हो सकता है ऐसा? पीरियोडिक वेव फॉर्म है ना, रिपीट हो रही है वो बार बार चीज। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद कोई चीज रिपीट होती है तो उसको अपन पीरियोडिक बोलते हैं। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अगर कोई चीज रिपीट होती है तो व्हाट वी से दैट इट इज पीरियोडिक इन नेचर। जैसे आप लोगों ने सिंपल पेंडुलम पढ़ा होगा ना 9th क्लास में, सुना है पेंडुलम? अगर आप उसको पेंडुलम को ऐसे मूव करा दो तो वो इस ऐसे मूव करता रहेगा। समझ रहे? मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद उसको वापस यहाँ आना है। अगर आप उसको यहाँ से छोड़ोगे ना, वो जाएगा फिर वापस आएगा, फिर जाएगा फिर वापस आएगा, मतलब एक टाइम पीरियड के बाद इट विल कम बैक अगेन। कोई चीज यहाँ पे भी हो रही है, वो स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, फिर ट्रैवल करके वापस यहाँ आ रहा है, फिर वापस स्टार्ट हो रहा है, मतलब इसको कहते हैं अपन एक साइकिल। वन साइकिल। साइकिल भी घुमाते हैं ना, तो एक राउंड पूरा घुमाते तो वो एक साइकिल होती है, फिर वापस आप घुमाओगे तो वो दूसरी साइकिल। तो वैसे ही इसको हम कहते हैं वन साइकिल। ठीक है? इस एक साइकिल को होने में जितना टाइम लगता है ना उसे कहते हैं हम टाइम पीरियड। दिस इज नोन एज टाइम पीरियड। समझ रहे हो? और ऐसी साइकिल एक सेकंड में कितने बार होगी, ऐसी साइकिल एक सेकंड में कितने बार होगी उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। सुने वर्ड कभी फ्रीक्वेंसी का? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। एक सेकेंड में वो चीज कितनी बार हो रही है। अब मैंने उस दिन आप लोग को स्पीड बताई थी, आप लोगों को किसी को याद है स्पीड क्या थी लाइट की? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो सोचो कितना फास्ट ट्रैवल कर रही है लाइट। तो वो एक सेकेंड में ऐसे कितने ऑसिलेशंस करके आप तक पहुंच जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। समझ रहे हैं? तो हाउ मेनी ऑसिलेशंस दैट वेव इज कंप्लीटिंग इन 1 सेकेंड, उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। समझ रहे हैं? दो चीजें हो गई। एक ऑसिलेशन करने में लगभग मान लो टी सेकेंड लग रहे हैं। वो टी कुछ भी हो सकता है वो 0.1 सेकेंड हो, 0.2 सेकेंड। 0.2 सेकेंड में एक ऑसिलेशन कर लिया उसने। समझ रहे? तो एक सेकेंड, एक ऑसिलेशन करने में टी सेकेंड लग रहा है, तो एक सेकेंड में कितने ऑसिलेशंस करेंगे? 1/t। समझ रहे हो? इसको उल्टा लिख के देखो ना, टी सेकेंड में एक ऑसिलेशन हुआ तो एक सेकेंड में कितना होगा? 1/t ऑसिलेशन होगा, और इसे ही हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से समझना, अगर ये टाइम पीरियड ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब अगर मैं मान लो अगर 5 सेकेंड में यहां से जाके यहां आता हूं, ये मेरा एक ऑसिलेशन हुआ। अगर मैं यही काम जल्दी करके 2 सेकेंड में कर लेता हूँ तो मैं जल्दी कवर करूंगा ना, मतलब मेरा ऑसिलेशन ज्यादा होगा ना एक टाइम में। तो पहले मैं 1 मिनट में 12 ऑसिलेशन कर रहा था, बिकॉज 12 5 60 होता है ना। पहले मैं क्या कर रहा था, एक राउंड करने में मुझे 5 सेकंड लग रहे थे, यानी कि मैं 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो मैं 12 राउंड कर रहा था। बट अब मैंने अपनी स्पीड बढ़ा दी, टाइम पीरियड कम कर दिया अपना, उससे मेरा ऑसिलेशन बढ़ जाएगा। अब अगर मैं वो चीज 3 सेकंड में कवर कर रहा हूँ तो नाउ आई कैन डू 20 ऑसिलेशन इन अ मिनट। समझ रहे हो? मैं कहना चाह रहा हूँ कि टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। टाइम पीरियड अगर ज्यादा होगा तो इट विल टेक मोर टाइम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, और अगर टाइम पीरियड कम होगा तो इट विल टेक लेस टाइम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। और अगर वो लेस टाइम ले रहा है इसका मतलब वो ज्यादा बार आ पाएगा, रिपीट कर पाएगा। समझ रहे हो? इसका एक एग्जांपल और ले लो। मान लो एक बस है जो डीडी नगर में घूम के वापस आती है, अपने कोचिंग से निकलती है, पूरा ये एक राउंड घूम के सेक्टर पर कंप्लीट करके वापस यहाँ आती है। और एक बस है जो यहाँ से निकलती है, वो घड़ी चौक से होके वापस यहाँ आती है। दोनों का टाइम पीरियड अलग अलग है ना, एक राउंड का। डीडी नगर वाली बस हो सकता है 10 मिनट में एक राउंड करके आ जाएगी,
और इसको आधा पौन घंटा लग सकता है, तो किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी? कौन ज्यादा राउंड कंप्लीट कर पाएगा कम टाइम में या एक गिवन टाइम में? जो यहाँ घूम रही होगी डिटेल में, मतलब जिसको कम टाइम लग रहा होगा, जिसका टाइम पीरियड कम होगा। समझ में आ रहा है मैं जो बोलना चाह रहा हूँ? मतलब 1 घंटे में अगर गड़ी चौक वाली बस 2 बार राउंड करेगी तो ये 10-12 बार राउंड कर लेगी, क्योंकि इसका टाइम पीरियड कम है और उसका टाइम पीरियड ज्यादा है। समझ में आ रहा है मैं जो बोलना चाह रहा हूँ? तो इसको आप कहेंगे लो फ्रीक्वेंसी, तो इसके रेस्पेक्ट में मैं इसको कहूंगा हाई फ्रीक्वेंसी। समझ में आ रहा है दोनों ग्राफ में, दोनों वेव में अंतर, दोनों वेव में डिफरेंस समझ में आ रहा है? नीचे वाले में टाइम पीरियड ज्यादा है इसलिए फ्रीक्वेंसी कम है, ऊपर वाले में टाइम पीरियड कम है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। दिस इज नोन एज अ लो फ्रीक्वेंसी वेव एंड दिस इज नोन एज हाई फ्रीक्वेंसी वेव। हर लाइट के कलर का फ्रीक्वेंसी अलग अलग होता है। रेड कलर का फ्रीक्वेंसी अलग होता है, ब्लू कलर का फ्रीक्वेंसी अलग होता है, वायलेट, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, सबका फ्रीक्वेंसी अलग अलग होता है। समझ गए? इस पूरे फ्रीक्वेंसी चार्ट को ना हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम अगर आप देखोगे ना तो वो कुछ ऐसा दिखता है। वायलेट से लेके रेड तक लाइट जा रही है, ये वायलेट कलर है। इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इसको विबग्योर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विबग्योर। पूरा एक साथ अगर प्रोनाउंस करेंगे अपन ना तो इसका ऑर्डर यही रहता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। आप देखो वायलेट कलर की फ्रीक्वेंसी हाई है, सब तो लाइट वेव है ना, सबका वेवी नेचर होगा, तो वायलेट कलर की फ्रीक्वेंसी हाई है और जैसे जैसे आप रेड कलर की तरफ बढ़ रहे हो फ्रीक्वेंसी लो होगी। ठीक है? और वेवफॉर्म भी बना हुआ है। अगर आपके ये पास पास बने हुए हैं, अगर अपन नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें, एक लेमैन की लैंग्वेज में, कोई राह चलते आदमी से मैं पूछूं कि इसमें और इसमें क्या फर्क पड़ रहा है, क्या दिख रहा है आपको अंतर, वो क्या बोलेगा? यहाँ जो पहाड़ है ना वो पास पास बने हैं और यहाँ के पहाड़ दूर दूर बने। ये बोलेगा तो थोड़ा पता है ये वेव है और ये वेव में ऐसा ऊपर नीचे हो रहा है, वो यही बोलेगा। पर अगर आप लोग से पूछा जाए तो आप लोग कैसे बोलोगे कि सर ये आपका लो हाई फ्रीक्वेंसी है और ये लो फ्रीक्वेंसी। समझ रहे? यहाँ पे वेव को एक ऑसिलेशन करने में कम टाइम लग रहा है, इसलिए वो 1 सेकेंड में काफी बार ऑसिलेट कर पाएगी। यहाँ पे उसको एक ऑसिलेशन करने में ज्यादा टाइम लग रहा है, इसलिए वो कम ऑसिलेशन कर पाएगी 1 सेकेंड में, यानी कि लो फ्रीक्वेंसी। समझ गए? लो फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी। अब इसमें एक टर्म और है, उस एक टर्म को अपन कहते हैं वेवलेंथ। एक टर्म और आएगा, टाइम पीरियड हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, थर्ड इज वेवलेंथ। नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, वेव की लेंथ। वेवलेंथ मतलब क्या हुआ? वेव की लेंथ। वेव की लेंथ का मतलब होता है, देखो ये जो टॉप वाले होते हैं ना इसको हम कहते हैं क्रेस्ट। These are known as crest, जो ऊपर की चोटी है, they are known as crest। Yes, sir. और नीचे वाले को हम कहते हैं ट्रफ। समझ रहे? नीचे जो डिप्रेशंस बन रहे हैं ना वेव के, दे आर नोन एज ट्रफ और ऊपर को हम कहते हैं क्रेस्ट। तो दो दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को हम वेवलेंथ, क्योंकि इतना ही का है वेव, इसका तो रिपीट हो रहा है। समझ रहे? या तो आप इतना मेजर करो या ये मेजर करो, एक ही मतलब है। मैंने इसको इतना आगे बढ़ाया ना तो मैंने इसको भी इतना आगे बढ़ा दिया, मतलब तो वही है ना। getting what I'm saying? So the distance between two consecutive crests, that two consecutive troughs is known as wavelength, lambda। और अगर लेंथ है तो उसका यूनिट क्या होगा? मीटर। लेंथ है ना, और लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। टाइम पीरियड का यूनिट क्या होगा? सेकंड, क्योंकि वो टाइम है। और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है? 1/t है, तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर। कहां से आ गया? सेकंड। बस मीटर पर सेकंड तो वेलोसिटी का यूनिट हो जाएगा।
ये वेव की वेलोसिटी जो कि अपन पढ़ चुके 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट। समझ गए? तो लैम्डा का यूनिट मीटर, लैम्डा का यूनिट क्या हो जाएगा, इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। अच्छा एक और चीज, इसको किससे डिनोट करते हैं हम, लैम्डा से। लैम्डा बोलते हैं इसका सिंबल लैम्डा, जैसे इसको अपन अल्फा बोलते हैं, दिस इज नोन एज बीटा, वैसे ही इसको हम क्या कहते हैं, लैम्डा। ठीक है, तो लैम्डा से हम डिनोट करते हैं वेवलेंथ को, और इसका यूनिट होता है मीटर। टाइम पीरियड को अपन टी से डिनोट करते हैं और इसका यूनिट होता है सेकेंड्स। फ्रीक्वेंसी को हम एफ से डिनोट करते हैं और इसका यूनिट होता है पर सेकेंड। एक बार आप लोगों ने सुना होगा नाम हर्ट्ज, सुने हर्ट्ज, HERTZ, साउंड की फ्रीक्वेंसी के लिए। तो यहाँ भी वही फ्रीक्वेंसी जहां भी है हर्ट्ज, उसका यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज। तो पर सेकेंड को ना हम प्यार से हर्ट्ज बोलते हैं, समझ गए? पर सेकेंड का ही नाम हर्ट्ज होता है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है सबको? तो ये जो मैंने आपको बताया ना, ये मैं इसलिए बता रहा था क्योंकि अपन वेवी नेचर के बारे में बात करते हैं। हमने पॉइंट क्या लिखा है कि लाइट का दो नेचर होता है, एक वेवी नेचर होता है और दूसरा नेचर ना पार्टिकल नेचर होता है। मतलब लाइट में पार्टिकल्स भी होते हैं। आपको क्या लगेगा सर पार्टिकल्स होते तो हमको आगे पढ़ते क्यों नहीं? पढ़ने चाहिए थे ना पार्टिकल्स। जैसे ये पेन मारूंगा तो आपको पढ़ेगा ना प्रॉपर, आपको लगेगी, क्योंकि ये पेन जो है वो पार्टिकल्स का बना हुआ है, इसको अपन एटम बोलते हैं, राइट? वैसे ही लाइट भी जो मेरे ऊपर आ रही है ना, इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। इसको प्रूव किया था आप लोग जब 11th में पहुंचोगे ना, तो यू विल स्टडी की लाइट का भी डुअल नेचर होता है। और एक बात और अच्छी है, आपको मतलब आश्चर्य टाइप का लगेगा कि इस मैटर का वेव भी होता है। जैसे मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूं ना, तो इसका एक वेव भी है। तो इसको बोलते हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर। जैसे अभी अपन ने क्या लिखा है, डुअल नेचर ऑफ लाइट लिखे हो ना, कि लाइट का वेव नेचर तो है और लाइट में पार्टिकल्स भी होते हैं। वैसे ही मैटर का पार्टिकल नेचर तो है, नो डाउट, इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, तो उसका पार्टिकल नेचर तो होगा ही। दिख रहा है ना हमें ये पार्टिकल है, राइट? बट इसका वेव नेचर भी होता है, जो वेव हमें दिखती नहीं है, नहीं दिख रही है ना वेव इसकी, बट इसकी एक वेव है। इसको बोलते हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर। और अभी जो हम पढ़ रहे हैं, दिस इज नोन एज डुअल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, तो समझ में आ गया ना? मतलब अभी आपको इतना ही जानना जरूरी है कि वेव नेचर का मतलब क्या होता है। इट हैज गॉट वेव प्रॉपर्टीज। हर लाइट का एक फ्रीक्वेंसी होगा, हर लाइट का एक वेवलेंथ होगा, हर लाइट का एक टाइम पीरियड होगा, समझ रहे हैं? और हर लाइट का एक वेलोसिटी भी होगा, मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? और हर लाइट का जो डुअल नेचर की बात कर रहे हैं, एवरी लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। और वो पार्टिकल क्या होते हैं वो डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट लिखना, लास्ट पॉइंट, स्पीड के बारे में। स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन, speed of light is maximum in, speed of light is maximum in air or vacuum, air or vacuum, air or vacuum, that is 3 into 10 to the power 8 meter per second, 3 into 10 to the power 8 meter per second। ठीक है, तो इतना काफी है लाइट के बारे में जानना। अब मैं यही डाल दो रिफ्लेक्शन। पहला फिनोमिना जो हम पढ़ने वाले वो क्या है, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया मैंने आप लोग को लास्ट क्लास में दिया था कि रिफ्लेक्शन आपका ओपेक मीडियम में होता है और रिफ्रैक्शन ट्रांसपेरेंट मीडियम में होता है। ठीक है, जो सरफेस आपका ओपेक होगा वो लाइट को पास होने नहीं देगा, तो लाइट टकरा के वापस आनी है, और इसी वापस आने वाली लाइट के प्रोसेस को हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, डेफिनेशन लिखो, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, द bouncing back of light into the same medium, the bouncing back of light into the same medium, वापस उसी मीडियम में तो आ रही है ना। जैसे यहां से गई लाइट, ये एयर मीडियम है, मीडियम यहाँ पे क्या है, एयर है, तो इस मीडियम से लाइट गई, इस वॉल से टकरा के वापस आई, मतलब वो वापस एयर में आ रही है ना, इसलिए अपन बोल रहे हैं कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ स्मूथ सरफेस, आफ्टर स्ट्राइकिंग अ स्मूथ सरफेस, after striking a smooth surface। डेफिनेशन क्लियर है?
ठीक है, इससे कुछ लॉज होते हैं। हाँ, मीडियम मतलब कोई भी एरिया जहां पे आपका लाइट ट्रैवल कर रहा है। जैसे अगर मैं बोलूं कि ये कांच है, ग्लास है, और लाइट ऐसे जा रहा है, तो अभी वो लाइट कहाँ है, एयर में, तो दिस इज द मीडियम। ठीक है, इसके बाद लाइट गया कांच के अंदर और पार जाएगा ना लाइट इसके पास, तो अभी इस समय इतने देर तक उसका मीडियम था ग्लास। तो आप ये बोल सकते हैं द एरिया इन विच द लाइट इज ट्रैवलिंग, उसको हम मीडियम बोलते हैं। ठीक है, जरिया, जैसे आप लोग साइकिल से आते हो तो आपका मीडियम साइकिल है यहाँ तक आने, मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट बोलते हैं ना, कि हम ट्रैवल किस चीजों से करते हैं। तो यहाँ पे आपकी लाइट कहाँ ट्रैवल कर रही है, एयर में ट्रैवल कर रही है, तो एयर इज द मीडियम। जब वो पानी में जाएगी तो पानी विल बी द मीडियम, वाटर विल बी द मीडियम। और जब वो ग्लास के अंदर जा रही है तो ग्लास विल बी द मीडियम। और हर मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है, ये हम बात किए थे लास्ट क्लास में। मैक्सिमम इसमें होती है, हमने लिख लिया, मैक्सिमम लाइट की स्पीड एयर या वैक्यूम में होती है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इससे कम होगी वाटर में और उससे कम होगी ग्लास में। हाँ, सॉलिड में एक्चुअली डिपेंड करता है डेंसिटी के ऊपर, है ना। जिसकी डेंसिटी ज्यादा है ना, वहां पे लाइट का ट्रैवल थोड़ा स्लो होगा। तो सॉलिड की डेंसिटी हमको पता है ज्यादा होती है, सॉलिड इज डेंसर या डेंसेस्ट बोल सकते हैं देन लिक्विड, और सबसे डेंस, सबसे कम डेंस है आपका गैस। तो इसलिए गैस में, एयर में स्पीड मैक्सिमम। हाँ, अच्छा, मैं क्या बोल रहा था, आपके जो लाइट का जो रिफ्लेक्शन है ना, इट फॉलो सम लॉज, इसे हम कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब अगर कोई लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है किसी सरफेस से ना, तो डेफिनेटली वो ये दो लॉ फॉलो करेगी। तो लिखना है स्मॉल हेडिंग नीचे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जनरली हम यहाँ पे ना मिरर यूज करेंगे और रिफ्लेक्शन। जब भी मैं रिफ्लेक्शन बनाऊंगा तो मैं एक मिरर बनाऊंगा, बिकॉज हमको पता है मिरर में रिफ्लेक्शन होता है। मिरर क्या है, बेसिकली ग्लास का हमने एक साइड पेंट कर दिया। जनरली हम सिल्वर पेंट करते हैं बिकॉज सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर, तो पीछे एक साइड में सिल्वर पेंटिंग कर दिए। जैसे अभी ये जो ग्लास लगा है तो आपका ट्रांसपेरेंट है, आपको इसके आर पार दिख रहा है, राइट। बट अगर मैंने एक साइड जाके इसके पीछे पेंट कर दिया सिल्वर से, तो वो बन जाएगा मिरर। ठीक है, तो बेसिकली अपन उसको रिप्रेजेंट कुछ ऐसे करते हैं, लाइक अगर ये आपका सरफेस है तो अपन ऐसे शेड करके शो करते हैं कि दिस इज द पेंटेड सरफेस। ठीक है, और लाइट आएगी इस तरफ, जो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, तो एक लाइट आई, हमको पता है कि लाइट विल ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, वो आके स्ट्राइक करेगी एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग इट विल कम बैक टू द सेम मीडियम जहां से वो गई थी, एयर में, एयर से गई थी और एयर में वापस आ गई। अगर ये ग्लास होता ना तो वो पार करके जाती, तब वो ग्लास मीडियम में जाती। अभी वो एयर में थी, टकरा के वापस एयर में आ गई। ठीक है, तो जो लाइट जाती है और इंसिडेंट करती है एट अ पॉइंट, उस लाइट को हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट। और क्योंकि ये सिंगल है इसलिए रे बोलेंगे, ये पीछे लिखा है ना, इस सिंगल लाइन को हम रे बोलते हैं। तो ये वाला क्या कहलाएगा, इंसिडेंट रे। समझ गए। और जो पॉइंट से स्ट्राइक करके वापस आ रही है उसे हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। दिस विल बी नोन एज रिफ्लेक्टेड रे, इसका रिफ्लेक्शन हुआ। ठीक है, और एक लाइन ना इमेजिनरी होती है जो हम इसको, अच्छा ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, क्योंकि यहीं आके तो लाइट इंसिडेंट करी है ना, स्ट्राइक करी है, तो दिस विल बी नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। और इस पॉइंट से अगर मैं एक 90 डिग्री पे लाइन बनाऊं लाइक दिस, जो कि इमेजिनरी लाइन है, इसलिए मैंने उसको डॉटेड लाइन से शो किया। इमेजिनरी मतलब हम उसको इमेजिन कर रहे हैं, कोई ऐसी लाइन होती नहीं, वरना आपको यहाँ पे वो लाइन दिखते रहती, मतलब। तो दिस इज एन इमेजिनरी लाइन व्हिच इज नोन एज नॉर्मल, एंड नॉर्मल इज द लाइन मेड परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से एक परपेंडिकुलर लाइन अगर आप खींचते हो तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल। ठीक है, अब यहाँ पे दो एंगल बन रहे हैं, ध्यान देना। एक एंगल बन रहा है ये और दूसरा एंगल बन रहा है ये। ठीक है, मेरे डायग्राम में हो सकता है वो आपको ये छोटा ये बड़ा दिख रहा होगा, है ना, बट आप लोग जब बनाएंगे तो उसको बराबर बनाना। दिस एंगल इज नोन एज एंगल आई एंड दिस इज नोन एज एंगल आर।
एंगल आई क्या है? इट इज द एंगल फॉर्म बाय इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल। तो ये आपको लाइंस एंड एंगल पढ़े हो 9th क्लास में ना, दो लाइन मिलके एंगल बनाती है ना। अगर वो दो लाइन आपस में पैरेलल है तो एंगल 0 है, बट अगर वो दो लाइन एक दूसरे को टच कर रही हैं दैट मींस कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ एंगल तो बनाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है, एंगल आई, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना एंगल को। एंगल आई इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, ध्यान रखना इसको मत बोल देना एंगल ऑफ इंसिडेंस, जनरली ये गलती होती है। हमको क्या देखना है? इमेजिनरी लाइन से इंसिडेंट रे कितना एंगल बना रही है, और वैसे ही रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से कितना एंगल बना रही है, उससे हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बना लो डायग्राम, क्योंकि इसके बाद ही हम वो दोनों लॉ लिखेंगे। ये सारे टर्म्स आप लोग लिख लो कॉपी में। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है? पेंटेड या इसको पॉलिश्ड सरफेस भी बोलते हैं। हमने एक तरफ पॉलिश कर दिया है, पॉलिश्ड सरफेस। बनाइए डायग्राम को जल्दी से। बनाते समय ये दोनों एंगल को सेम बना लेना, दिखने में भी सेम बैठे। ठीक है, सेक्शन पार्ट पूरा आ रहा है ना, कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर सब आ रहा है। नेक्स्ट क्लास में आप लोग पेंसिल स्केल भी लेके आओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पेंसिल एंड स्केल। हो गया? फर्स्ट लॉ लिखना इसी में, इसी के नीचे डायग्राम के नीचे। फर्स्ट लॉ, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये पहला लॉ होता है, ये पढ़ा आप लोगों ने ना क्लास 8 में भी। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। शौर्य आदित्य लिख रहे हो? सर The angle of incidence is always equal to angle of reflection. That is angle I is equals to angle R. लिख भी लो नीचे। मैथमेटिकली हम क्या बोलेंगे? एंगल I is equals to angle R। पहला लॉ। ठीक है, सेकेंड लॉ, द इंसिडेंट रे, the incident ray, the incident ray, comma, reflected ray, reflected ray, and the normal, तीन चीजें हुई है ना, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये लाइन लिखना भी जरूरी है ना। The incident ray, comma, reflected ray and the normal at the point of incidence all lie in the same plane. All lie in the same plane. All lie in the same plane. ठीक है, मतलब जब मैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस की बात करूंगा ना, एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस तीनों एक ही प्लेन में। मान लीजिए ये आपका मिरर का सरफेस है जहां पे लाइट आने वाली है। ये लाइट आई, इंसिडेंट रे इस पॉइंट पे आई, इसी पॉइंट पे तो नॉर्मल भी बना होगा।
और इसी पॉइंट से रिफ्लेक्टेड रे भी निकलेगी। तो इस पॉइंट पे तीनों मेरे हाथ में ही है ना, मेरा हाथ प्लेन सरफेस है, समझ रहे हो? तो यही है इस पॉइंट का मतलब। एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लिखना क्यों जरूरी है? अगर वो नहीं लिखोगे तो ऐसा लगेगा कि तीनों लाइंस हर समय एक ही प्लेन पे, जबकि ऐसा तो नहीं है। इस समय पे इंसिडेंट रे यहाँ पे है, समझ रहे हो? नॉर्मल यही बनी हुई है और रिफ्लेक्टेड रे तो अभी तक बनी नहीं है। जब इंसिडेंट रे यहाँ आके टकराएगी ना, तब आप बोलोगे कि इंसिडेंट रे और प्लेन एक ही प्लेन पे है, और उसके बाद रिफ्लेक्शन होगा तो उस पॉइंट पे ही तीनों एक प्लेन में होंगे, समझ रहे हैं? इसलिए वो एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी लिखना जरूरी है। फिर तीनों रे का नाम मत लिख के छोड़ देना, समझ रहे हैं? इंसिडेंट रे, the reflected ray and the normal at the point of incidence all lie in the same plane. क्लियर है स्टेटमेंट? पक्का? ठीक, चलिए इसमें एक नोट लिखना, एक नोट, लॉ पे ही नोट लिखना। इसमें लिखना, when the light ray is incident normally, when the light ray is incident normally, when the light ray is incident normally, नॉर्मली का मतलब ना 90 डिग्री होता है। आप लोग परपेंडिकुलर तो बोलते हो ना, नॉर्मल का मतलब भी 90 डिग्री होता है, तभी तो इसका नाम नॉर्मल है। समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? नॉर्मल का मतलब ही 90 डिग्री होता है। तो अगर अभी आपने क्या लिखा है लाइन कि व्हेन द लाइट रे इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द प्लेन मिरर, व्हेन द लाइट रे इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द प्लेन मिरर, देखना समझना जो लिख रहे हो आप, है ना? फिर बिना सोचे समझे लिखना नहीं है, तो समझो जो लिख रहे हैं। When the light ray is incident normally on the plane mirror, इसका मतलब क्या हुआ? ये आपका प्लेन मिरर, हमने इसको खड़ा बनाया, अभी लेटा हुआ था ना, अब खड़ा कर दिया मैंने मिरर, और ये आपकी लाइट रे इसके 90 डिग्री पे ही आ रही है। पीछे वाले केस में क्या हो रहा था? वो एक एंगल में आ रही थी, राइट? 90 डिग्री पे नहीं आ रही थी, पर अब कैसे आ रही है? इट इज कमिंग नॉर्मली ऑन द प्लेन मिरर, देख रहे हो? तो ये होगा आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जैसे पीछे था वो, ये भी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा। अब आपको पता है नॉर्मल तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से ही बनता है, मतलब यही लाइन आपकी नॉर्मल भी होगी। एक पॉइंट से अगर आपको एक डायरेक्शन में 90 डिग्री बनाना है तो आप एक ही लाइन बना सकते हैं, तो वो लाइन यही होगी। सही। वैसे ही इस पॉइंट से अगर मुझे 90 डिग्री पे एक लाइन खींचनी है तो मैं यही खींच पाऊंगा, यहां नहीं खींचेंगे ना, ये थोड़ा कम हमारे काम है, तो मिरर के पीछे वाला पार्ट जहां हम जा नहीं सकते, समझ रहे? वो वर्चुअल वर्ल्ड है। क्या है? वर्चुअल वर्ल्ड। हम तो रियल वर्ल्ड में रहते हैं ना, मिरर के सामने वाला। अगर यहाँ एक मिरर लगा है तो ये मेरा रियल वर्ल्ड है, और जहां मैं दिख रहा हूँ ना, कहाँ दिखते हैं? अपन मिरर के पीछे दिखते हैं ना, वो वर्चुअल वर्ल्ड है जहां आप जा नहीं सकते। जा सकते हो क्या उससे मिलने? अंदर नहीं जा सकते ना, तो दैट इज अ वर्चुअल वर्ल्ड। ठीक है, तो ये लाइन इस पॉइंट से अगर मैं नॉर्मल बनाऊं तो वो यही लाइन होगी। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस हियर? जीरो। क्या होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस? इट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। ये आपकी इंसिडेंट रे है और यही आपकी नॉर्मल भी है। इन दोनों के बीच का एंगल कितना दिख रहा है आपको? जीरो, समझ रहे? अगर वो दो लाइन ऐसी होती तब तो आप बोलते ना कुछ एंगल बन रहा है, कुछ एंगल बन रहा है। अब ऐसी हो जाएगी तो जीरो एंगल हो गया ना। If two lines are coinciding, the angle between those two lines is zero. ठीक है, तो आपका एंगल आई कितना हो गया? जीरो। एंड अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, तो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो हो जाएगा। लाइट वापस इसी पाथ में पीछे आ जाएगी, समझ रहे हो? ये स्पेशल केस है, यहाँ पे आपको कोई दो लाइट नहीं दिख रही है ना, एक्चुअली में जिस पाथ से लाइट आ रही है उसी पाथ में लाइट वापस चली जाएगी, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा था। पीछे लाइट का आने वाला पाथ ये था, जाने वाला पाथ ये है, क्योंकि यहाँ उसका जो इंसिडेंस है ना, इट इज अ केस ऑफ ऑब्लिक इंसिडेंस। क्या बोलते हैं इसको? ऑब्लिक। जैसे अभी पीछे वाले को हम नॉर्मल इंसिडेंस बोलते हैं, वेयर इट इज मेकिंग 90 डिग्री विद द मिरर,
एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 मत बोलना, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम नॉर्मल से नापते हैं, मिरर से नहीं नापते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस हम किससे नापते हैं? नॉर्मल से, नॉट फ्रॉम द मिरर। आप ये मत सोचना कि यहाँ पे सर एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री होगा, क्या नहीं, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल which the incident ray makes with the normal, not with the mirror. क्लियर है? एक वर्ड समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ, है ना? इसलिए इस केस में एंगल आई, एंगल आर 0 हो जाएगा। द लाइट विल रिट्रेस इट्स पाथ। रिट्रेस का मतलब क्या होता है? एक लाइन खींचना और उससे फिर से एक लाइन खींच देना, रिट्रेस करना। ट्रेसिंग करते हो ना आप लोग, ट्रेसिंग पेपर लेके, बटर पेपर लेके नीचे Yes, एक sir. पॉइंट उस पर बटर पेपर रखते हो और फिर उसको ड्रॉ करते हो, उसको रिट्रेसिंग बोलते हैं, राइट? क्लियर है? तो देखो क्या लिखा आप लोग, when the light ray is incident normally on the plane mirror, then by using laws of reflection, that is angle I is equals to R, that is angle I is equals to angle R, we can say that angle I is equals to angle R is equals to 0. ठीक है? एक लाइन और लिखना है इसके लिए, उसका thus reflected ray will reflect back, thus reflected ray will reflect back in same path, thus reflected ray, लिख क्यों नहीं रहा है ध्यान? Thus reflected ray will reflect back in same path as that of incident ray, as that of incident ray। ये कहां से लिखा? Reflected ray will reflect back in same path as that of incident ray। क्लियर है? ये डायग्राम बना दो, ये स्पेशल केस है, ठीक है, रिफ्लेक्शन का। तो क्वेश्चन आता है 1 नंबर के लिए कि इन व्हाट केस एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी 0। आप क्या बोलोगे कि व्हेन लाइट रे स्ट्राइक्स द मिरर नॉर्मली, व्हेन लाइट रे स्ट्राइक्स द मिरर नॉर्मली, उस केस में एंगल आई 0, एंगल आर भी 0, और तीनों एक ही लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे अपन। दोनों एरो बताना, ये राइट वाला एरो शो कर रहा है कि ये इंसिडेंट रे है, और लेफ्ट वाला एरो शो कर रहा है कि ये रिफ्लेक्टेड रे भी है, ठीक है? डन। एक पेज आप लोग छोड़ना ना, एक पेज नहीं, आधा पेज छोड़ना, ये सबका डेफिनेशन लिखने के लिए कि इंसिडेंट रे क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, नॉर्मल क्या होती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। डेफिनेशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया? इट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो गया? इट इज द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। इंसिडेंट रे क्या होती है? इट इज द रे ऑफ लाइट which is going to be incident on the plane surface, ठीक है? नॉर्मल क्या होती है? इट इज द लाइन परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दैट इज द लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द लाइन टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है? द रे विच, क्या बोलोगे इसको, आफ्टर स्ट्राइकिंग जो रे आती है, ठीक है, द रे विच कम्स आफ्टर स्ट्राइकिंग द प्लेन मिरर इज नोन एज रिफ्लेक्टेड। एक इंसिडेंट हो रही है तो उसका नाम इंसिडेंट रे है, और एक वापस आ रही है, बाउंसिंग बैक हो रही है, तो उसको अपन क्या बोल रहे हैं? रिफ्लेक्टेड, ठीक है? तो इसके लिए आधा पेज छोड़ दो, आप इसके लिए डेफिनेशन लिखोगे सबका, ठीक है? चलो नेक्स्ट लाइन डालना, ऑब्जेक्ट्स एंड इमेजेस। ऑब्जेक्ट्स एंड इमेजेस, ऑब्जेक्ट एंड इमेजेस, इसका क्या मतलब हुआ? जैसे अगर मैं यहाँ पे प्लेन मिरर रख दूं और मैं यहाँ खड़ा हूं,
तो मैं कह रहा हूँ ऑब्जेक्ट, आई विल बी द ऑब्जेक्ट, और मेरा जो रिफ्लेक्टेड पार्ट मुझे अंदर दिख रहा है दैट विल बी नोन एज इमेज। समझ रहे हो? हाँ? तो ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी हमारे, अगर हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं या रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्ट और इमेज तो होनी चाहिए। एक ऑब्जेक्ट जिसका आप स्टडी कर रहे हो और इमेज इसी ऑब्जेक्ट का रेप्लिका है। क्या है? एक रेप्लिका है। रेप्लिका मतलब उसका कॉपी है। ठीक है, तो इसमें लिखना नीचे एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट, ये भी बोल सकते हैं अपन ऑब्जेक्ट के लिए। एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट, एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट। हमने दो टाइप के ऑब्जेक्ट पढ़े थे लास्ट क्लास में, किसी को याद है नाम? लुमिनस एंड नॉन लुमिनस बोला था मैंने। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी खुद की लाइट है, जैसे ये ट्यूबलाइट, इसकी खुद की लाइट है। कैंडल, उसकी खुद की लाइट है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिसकी खुद की लाइट होती है उसे हम क्या कहते हैं? लुमिनस। और ऐसे ऑब्जेक्ट जैसे कि मैं, आप, ये टेबल है ना, इन सब की खुद की लाइट नहीं है, तो ये क्या करते हैं? लुमिनस ऑब्जेक्ट्स की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली दोनों ही ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। अभी आप लोग क्या लिखे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है? एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट ऑफ इट्स ओन, ऑफ इट्स ओन, या तो खुद की लाइट देगा अगर उसके पास खुद की लाइट है, ऑफ इट्स ओन, और रिफ्लेक्टेड बाय इट, और रिफ्लेक्टेड बाय इट is called an object, is called an object. एग्जांपल लिख लो, बल्ब, कैंडल, ट्री, झाड़, पेड़, है ना। बल्ब, कैंडल लुमिनस ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, और ट्री की खुद की लाइट नहीं होती है ना, वो, हाँ, वो नॉन लुमिनस की कैटेगरी में आ जाएगा। तो बल्ब, कैंडल, ट्री, ठीक है, ये हो गया आपके ऑब्जेक्ट के बारे में। हम भी एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जब जब हम अपना इमेज मिरर में देखते हैं ना, तो एट दैट टाइम वी आर एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ पे लिखना इमेज के बारे में। व्हेन द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, when the light rays coming from an object, when the light rays coming from an object, एक ऑब्जेक्ट से लाइट गई, रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी ना, कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर, are reflected from a mirror, are reflected from a mirror, then an optical appearance, then an optical appearance, then an optical appearance which is produced, which is produced, then an optical appearance which is produced is called an image, is called an image. Optical appearance which is produced is called an image. Full stop. For example, when we look into the mirror, when we look into the mirror, when we look into the mirror, we see the image of our face. We see the image of our face. तो मेरा जो एक्चुअल फेस है वो ऑब्जेक्ट हुआ, और जो मुझे मिरर में मेरा फेस दिख रहा है वो मेरा इमेज है। We see the image of our face. Full stop. Images are of two types. Images are of two types. Images are of two types. Namely, real and virtual. Namely, real and virtual. Real और real and virtual, और नहीं, real and virtual. ठीक है, एक लाइन और लिखना इमेज के डेफिनेशन के लिए। इमेज इज अ पॉइंट, image is a point
image is a point where at least two light rays, image is a point where at least two light rays, image is a point where at least two light rays actually meet or appear to meet, actually meet or appear to meet। मतलब आप एक लाइट रे से एक ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते। अगर आपको उस ऑब्जेक्ट की इमेज को देखना है ना, तो कम से कम उस ऑब्जेक्ट के एक पॉइंट से एटलीस्ट दो रे जानी चाहिए। जैसे अगर ये लाइट की बात करूँ, ये लाइट मेरे ऊपर आ रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। मान लेते हैं मेरे सिर्फ चश्मे को ही आपको देखना है, तो चश्मे में बहुत सारी लाइट आ रही है, रिफ्लेक्ट होके आपकी आंखों में जा रही है। उस आंखों में हर एक चश्मे के हर एक पॉइंट से जो लाइट जा रही है ना, वो पॉइंट से लाइट जाके आपके रेटिना में एटलीस्ट जाके दो रे हर एक पॉइंट पे मीट कर रही है, तब जाके आपको इस चश्मे का एक एक पॉइंट दिख रहा है। तो इमेज बनाने के लिए यू नीड एटलीस्ट टू रेज ऑफ एवरी पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है अगर, और इसका इमेज मुझे अगर मिरर में दिख रहा है, इसका मतलब है इसके हर एक पॉइंट से कम दो रे जाके या तो मिली है या तो ऐसा लग रहा है कि मिल रही है। दो चीज लिखे ना, एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट। बोला लिखे ना लास्ट वर्ड, इमेज इज अ पॉइंट, क्या लिखे हो, इमेज इज अ पॉइंट वेयर एटलीस्ट टू लाइट रे मीट, एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट। इन दोनों का मतलब होता है ना, एक्चुअली मीट मतलब प्रॉपर वो दो लाइट रे जाके प्रॉपर मीट कर रही है उस पॉइंट पे, कन्वर्जेंट, समझ रहे हो। बट अपीयर टू मीट का क्या मतलब होता है कि अगर ये दो लाइट रे ऐसे जा रही है, मान लो लाइक दिस, अब आप मुझे बताओ कि ये दोनों तो डाइवर्जेंट है ना, डाइवर्जेंट मतलब जो एक दूसरे से दूर जा रही है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा ये और दूर जाते जाएंगे। देखो अगर ये और आगे जाएंगे ना, तो ये इतना यहाँ तक पहुंचेगी, ये और नीचे चले जाएगी, मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ता ही जा रहा है, समझ रहे हो। बट ऐसा लग रहा है कि ये दोनों ना यहाँ कहीं से पीछे से आ रही है, समझ रहे हो। तो इसको बोलते हैं अपन अपीयर टू मीट। हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जब प्लेन मिरर के बारे में आपको बताऊंगा ना कि क्या ये जो रियल और वर्चुअल अपन ने लिखा है ना, ये क्या होती है, अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। बट ये लाइन से ही अपन आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, कि इमेज आपका वो पॉइंट होता है जहां पे कम से कम ऑब्जेक्ट से दो लाइट या तो एक्चुअली मीट करती है या तो ऐसा लग रहा है कि मीट हो रही है, अपीयर टू मीट, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। एक सेकंड मेरे से ना आप लोग फॉर्म लेके जाना, ठीक है, 2 मिनट।